हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज 12 दिसंबर 2016 और आज के द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में हम देखने जा रहे हैं कि आज कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करना है। ओके फ्रेंड, ये आर्टिकल जो है एसपी त्यागी, जिनको सीबीआई ने अरेस्ट किया है, वो एयर चीफ थे, ये हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड। ये जो है एलपीओ जो है सीरिया का एक सिटी है, उस पर ईमेल से बचा लिया गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है करप्शन बेस्ड आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये फ्रेंड्स डिमोनेटाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर इसको बस हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे फ्रेंड। ओके, तो आइए फ्रेंड हम देखते हैं कि जो सीरिया की जो सिटी है एलपीओ, वो 2012 से ही रिबेल के हाथ में थी और वहाँ बहुत ज्यादा ह्यूमन लॉस हुआ है। ओके फ्रेंड, ये वर्ल्ड के मैप में जो ये प्लेस है ये सीरिया का है। ओके, जो ग्रीन कलर से है, और जो ये सीरिया के मैप में जो ये एरिया है ये एलपीओ का है। ओके फ्रेंड, जैसा कि जो सीरिया जो कैपिटल है दमास्कस, ये हमें याद रखना है। और जो अभी जब से वार चल रही है वहां के सीरिया में, तो वहां के जो प्रेसिडेंट है वाल्सर अल असाद, वो सिविल वार के जो प्रेसिडेंट रहे, और एलपीओ को फ्री कराने के लिए बहुत ज्यादा उनको पे करना पड़ा, बहुत ज्यादा ह्यूमन लॉस हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत सारी चीजें हुए हैं। 2016 में जब रिबल्स ने एलपीओ पर कैप्चर किया था, वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे और वो अपने आप को और एक्सपेंड करना चाह रहे थे, अपने टेरिटरीज को, और वो सऊदी अरबिया और कतर तक पहुंचना चाह रहे थे, वैसे पावर बनना चाह रहे थे। कुछ बात करते हैं कि हाँ, जो एलपीओ है वो क्या रोल प्ले करता है। एलपीओ जो है कैपिटल सिटी ऑफ द सीरिया है, आई मीन की मेजर सोर्स ऑफ इनकम, इकोनॉमिकल सिटी जो है सीरिया के है। और हिस्ट्री हम देखें तो जो एलपीओ है वो एक सिल्क रोड से पास होता था, जो सेंट्रल एशिया और मेसोपोटामिया को कनेक्ट करता था। जो एलपीओ है वो ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिटी है वर्ल्ड में, और यहाँ पर लगभग 6 मिलियन बीसी से लोग रहते हैं। और एलपीओ जो है वो कैपिटल भी है एलपीओ गवर्नमेंट का। ओके फ्रेंड, जो एलपीओ में जो बैटल स्टार्ट हुआ था, सिविल वार स्टार्ट हुआ था, वो 2012 में हुआ था। वहां बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है और सबसे ह्यूमन लॉस हुआ है, काफी लॉस हुआ है। बट फाइनली हाँ, आफ्टर 4 years ऑफ कैप्चर, जो सीरिया गवर्नमेंट उन्हें अपने सिटी को पा लिया है, 85% ऑफ सिटी को रिकवर कर लिया। अब ये देखना है कि वहां जो प्रेसिडेंट है बशर अल असाद, वो क्या चाहते हैं। आई मीन कि और भी जो रिबेल के हैंड में सिटी है उसको फ्रीडम के लिए आगे आएंगे या फिर अपने पॉलिटिकल लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, और जिससे जो भी एलपीओ में डिस्ट्रक्शन हुआ उसको और हटाकर उसमें इकोनॉमिकली बूस्ट करेंगे, वहां के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड, आइए जो हम नेक्स्ट आर्टिकल है उसको देखते हैं। ये जो आर्टिकल है, जो एयरफोर्स के जो फॉर्मल चीफ मार्शल थे एसपी त्यागी, उनको अरेस्ट किया गया है। ओके फ्रेंड, फ्राइडे को अरेस्ट किया गया, आई होप हाँ फ्राइडे को अरेस्ट किया गया, और इनको सीबीआई ने अरेस्ट किया है। और ये जो है उनके ऊपर जो केसेस हैं वो मेडिएटर बनने का और कमीशन लेने का जो है, वो 2010 में जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का जो सौदा हुआ था इटली से एयरफोर्स के लिए, उसके लिए। और ये जो था यूपीए गवर्नमेंट के समय ही ऑर्डर दे दिया गया था फरवरी 2013 में कि हाँ इस चीज को इंक्वायरी किया जाए सीबीआई के हाथों में, क्योंकि उस समय जो इटली के कोर्ट में थे वहां पर इस बात को लेकर काफी बहस चली थी कि हाँ इसके बीच में जो भी मेडिएटर हैं, जो भी करप्शन हुआ है उसकी इंक्वायरी किया जाए। तो ये इंटरनेशनल मैटर बन चुका था, इसलिए जो यूपीए गवर्नमेंट थी उन्होंने सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, ईडी को केस हैंडल कर दिया था। बट ये फर्स्ट टाइम है जो किसी मिलिट्री के चीफ के ऊपर केस है, बट देखने वाली बात है कि हाँ क्या
कितना ये प्रूफ हो सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर है, हायर बॉडी के ऊपर। अगर हम देखें तो 1987 में जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी वहां एडमिरल SM नंडा के ऊपर, बट उनके ऊपर था कि हाँ उन्होंने जर्मन सबमरीन को इंडिया में लाने के लिए कुछ करप्शन किया था, बट ये कोई केस भी क्लोज हो गया क्योंकि सीबीआई ने बोला कि हाँ कोई एविडेंस नहीं है। फिर एक केस ये भी है कि एडमिरल सुशील कुमार के ऊपर, उनके ऊपर भी बैरक मिसाइल सिस्टम को लेकर जो कि इजराइल से लिया गया था, उसके ऊपर करप्शन केसेस है 2006 में। बट जो सीबीआई थी वो दिल्ली हाई कोर्ट को ये बोला कि हाँ उनके पास एविडेंस नहीं है जिससे वो प्रूव कर सके कि हाँ जो एडमिरल सुशील कुमार है वो दोषी हैं। बट ये क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर ये जो चीफ काफी हाई पोस्ट पर है, अब वो करप्ट होते हैं और जो कि हमारी सेना जो है उसमें करप्शन होता है, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है देश के लिए। क्योंकि जैसे कि हम सुनते रहते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जो भी एरोप्लेन है चॉपर हैं वो क्रैश हो जा रहे हैं, तो और जो भी सबमरीन्स हैं उसमें फॉल्ट आ जा रहा है। तो वो एक जो भी हमारी फोर्सेस हैं उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं रखेंगे, गवर्नमेंट ध्यान नहीं रखती है, तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। क्योंकि हम एक अपने ऑफिसर को खो सकते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो चॉपर इंसिडेंट में अपनी जान खो बैठते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो गवर्नमेंट को इस पर इंक्वायरी अच्छे से करना चाहिए कि हाँ क्या स्टेप्स लिया जा सके। ओके फ्रेंड, आइए जो नेक्स्ट आर्टिकल है आस्किंग फॉर द राइट क्वेश्चन। ये जो आर्टिकल है कुछ दिन पहले मनमोहन सिंह की जी ने द हिंदू में आर्टिकल लिखा था, मैनमोथ ट्रेजेडी, 9 दिसंबर की आर्टिकल थी, तो उसी के ऊपर वेस्ट ये आर्टिकल है। उन्होंने बोला था कि यहाँ जो भी स्टेप लिया जाए वो नर्क की तरफ जाता है, बट जो यहाँ पर एडिटर है, जो ऑथर है, वो ये बोलना चाहते हैं कि हेल इज फुल ऑफ अ गुड मीनिंग बट हेवन इज फुल ऑफ गुड वर्क। जो स्वर्ग में है जो अच्छे कर्मों से मिलते हैं। इसमें उन्होंने बात की है 1971 में डायरेक्ट टैक्सेस इंक्वायरी कमेटी की, जो वांचो कमेटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वांचो जज हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय, और उन्होंने इस कमेटी को गठित किया था। और उन्होंने ये बोला था कि जो भी सेटलमेंट होगी मशीनरी थ्रू बाद में, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल लॉ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू रेज द रेवेन्यू एंड सो देयर हैज टू बी रूम फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट। ओके फ्रेंड, जैसा कि जब 1978 में आफ्टर इमरजेंसी ऑफ इंदिरा गांधी जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने डिमोनेटाइज किया था 1000 का नोट, 5000 का नोट एंड 10,000। हमारे पास उस समय जो काफी बड़ी बड़ी करेंसी थी, 10,000 नोट्स थी, उसको डिमोनेटाइज कर दिया गया था। बट उस समय ऐसा नहीं बोला गया कि हाँ ये बहुत ज्यादा त्रासदी ला सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट किया हो जाएगा। बट आज इस बात को काफी हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि 1000 और 500 नोट को बैन किया गया है। ओके फ्रेंड, एक अपनी बैंक्स की नेशनलाइजेशन के बारे में हम देखें तो 1969 में 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था, इंदिरा गांधी के टाइम ही किया गया था। फिर से जब इंदिरा गांधी आई थी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 1980 में, उस समय 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया था। वो ये कंसेप्ट इसलिए नेशनलाइज किया गया था कि हर गांव में हर जगह बैंक्स को प्रोवाइड किया जाए। बट अगर हम देखें 2014 तक तो अप्रोक्स 60 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस के पास या फिर गांव या टाउन मिला ले तो वहां बैंक नहीं थे, लोगों के पास बैंक नहीं थे। बट आफ्टर जब मोदी गवर्नमेंट आए हैं तो लगभग जनधन अकाउंट ही लगभग 29 करोड़ लोगों ने खोला है, जिसमें से लगभग 19 करोड़ अकाउंट हैं जो आधार से और पैन कार्ड से लिंक हो चुके हैं।
अगर एक बात इस आर्टिकल में ऑथर ये बता रहे हैं कि जो प्राइस है पीपल रिसर्च ऑन इंडिया कस्टमर इकोनॉमी सर्वे जो अगस्त में कराए थे, उन्होंने लगभग 3 लाख लोगों पर किया था, जिनमें से ये शो हुआ था कि जिसमें से 98.7% के पास बैंक अकाउंट है, 98.9% अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में, 98.6% रूरल एरिया में है। तो ये शो करता है कि हाँ कि जो भी बैंक्स हैं वो आज फैल रहे हैं और लोगों के अंदर जागरूक हो रहे हैं कि हाँ क्या करना चाहिए, हमें बैंक से अकाउंट खोलना चाहिए, हमें अपने कैश घर में नहीं रखना चाहिए, बैंक्स में रखनी चाहिए। और आज कैशलेस इकोनॉमी की क्यों बात हो रही है, क्योंकि वो इसलिए बात हो रही है कि हाँ जो भी करप्शन में कैश इन्वॉल्व है, लिक्विड कैश के फॉर्म में पैसे हैं, इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, उस पर लगाम लगाया जा सके। बट ऑथर ये भी बोलते हैं कि सिर्फ कैश के ऊपर लगाम लगाने से नहीं रोका जा सकता करप्शन, जबकि जो यहाँ पर गोल्ड है, रियल एस्टेट है, वहां पर भी करप्शन बहुत फैला हुआ है। तो एक एक्ट है बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में, इसे अगस्त में अडॉप्ट कर लिया गया है, पास कर दिया पार्लियामेंट में। और ये बताता है कि जो भी मूवेबल एंड नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी हैं और उन पर टैक्सेस नहीं गया है, आई मीन कि वो हमारे इनकम सोर्स से ज्यादा है, हमारे इनकम के अलावा वो सब लिए गए हैं, तो वो ब्लैक मनी के तौर पर आएंगे। और इस एक्ट के तहत जो भी सजा होगी, जो भी पेनल्टीज होगी, उसको गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और ये एक्ट जो है 1988 जो प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट करके लाया गया है। अगर एक बात करें हम कि जब 1936 में पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट आया था, उसमें ये बोला गया था कि अगर आप वर्कर हो, एम्प्लॉयर हो, तो आपको पेमेंट मिलेगा, और वो भी करेंसी या नोट के तौर पर। बट उस समय ना तो टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप थी, ना तो इतनी ज्यादा बैंक्स की फैसिलिटी अवेलेबल थी, उस समय बोला गया था। बट आज टाइम चेंज हो चुका है, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, जिस वजह से हमें कैशलेस इकोनॉमी की तरफ और कैश को बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, उस पर प्रीफर कर सकते हैं। ये आर्टिकल है, ये करप्शन के ऊपर बेस्ड है, और इस आर्टिकल में ये दिखाया गया है कि जो 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, वो जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2003 में, उस समय बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ था 2011 और 12 में कि हाँ एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था कि हाँ कोई बिल लाया जाए जिससे करप्शन पर रोक लगाया जाए। तो उस समय उन प्रेशर में आकर जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बिल 2013 में, बट वो अभी तक पास नहीं हुआ पार्लियामेंट से, और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार विंटर सेशन के बाद वो पास हो सकता है। ओके फ्रेंड, तो एक बार हम देखते हैं प्रिवेंशन जो एग्जिस्टिंग लॉ है, बिल है, उसमें क्या क्या है। उसमें क्या है कि ये गवर्नमेंट बॉडीज और पब्लिक सेक्टर बिजनेस के ऊपर ये लॉ है, तो उसमें स्पेशल जजेस को अपॉइंट किया जाता है, जो ट्रायल होता है स्पेशल जजेस को थ्रू होता है, जो प्रोसीजर एंड पावर दिया जाता है स्पेशल जजेस को, और उसमें जो भी गिल्टीज पाए जाते हैं उनको पेनाल्टीज दिया जाता है, उनको सजा दी जाती है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो सबसे ज्यादा उनके ऊपर चोट पहुंचेगी, जो भी बाबूज और जो भी नेता जो करप्टेड हैं, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। और जो भी डिग्निटीज है बाबूज, नेताज, उनकी बनी रहेगी। जो कि सिविल सर्वेंट होते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वो एक डिग्निटरी होते हैं, वो पब्लिक के लिए वर्क करते हैं। जो भी हमारा जो पहले का लॉ है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी चीज, एनी वेरिएबल थिंग और पुनिकुलर एडवांटेज, अब कोई करप्शन ब्राइब ले रहा है, जो भी ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिकली ओनली होता है, वो कोई भी सपोज कीजिए हेल्प कर दिया और वो बाद में उसको प्रॉफिट हो रहा है। आई मीन सपोज कीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने किसी चीज को काम किया बट अभी नहीं ना होगा, इकोनॉमिकली ना होगा, सपोज के बाद में उसका प्रमोशन हो जाता है, आई मीन आफ्टर रिटायरमेंट समथिंग प्रॉफिट हो जाता है, तो ये भी एक इलीगल चीज है। बट आज की जो लॉ आने वाली है
वो ये बोलते हैं कि जो चीज अगर इकोनॉमिकली नहीं है तो वो इलीगल नहीं है, वो करप्शन में नहीं आता है, उस पोस्ट की मर्यादा को नहीं खो रहे हैं। तो ये काफी क्रिटिसिज्म है जो लॉ आ रहे हैं और जो पुराने हैं। जो हमारा पुराना लॉ था उसमें यह था कि सिर्फ जो ब्राइब लेता था उसके लिए था, बट आज क्या है, जो आने वाला है वो ब्राइब देने वाले और ब्राइब लेने दोनों के ऊपर वेस्ट होंगे, और इसमें प्रूव करना होगा कि हाँ जो ब्राइब लिया है और जो दिया है वो दोषी है। देखिए दोनों पॉइंट सही है, क्योंकि जो ब्राइब कुछ ऐसे होते हैं कि ऑफिसर्स किसी भी आम लोगों को ऐसा बोलते हैं इतना पैसा दो तो होगा, बट कुछ कंडीशन ऐसे भी आते हैं जब पब्लिक जो होता है ऑफिसर जबरदस्ती ब्राइब देता है, बोलता है कि हाँ ये करो नहीं तो दिस दैट, यानी काफी अर्जेंट का आप होता है। हाँ, सपोज कीजिए कि हाँ विद इन अ वीक हमें कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है, बट इतना भी होता है कि हम एज अ रूल हम नहीं करा सकते, उस समय ब्राइब दे देते हैं, बट इट्स नॉट अ फेयर। हमें उस गवर्नमेंट एज जो पब्लिक होती है उसको लॉस होता है। ओके फ्रेंड, इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि जो भी डिसपर्सोनेट एसेट्स हैं तो उसको प्रूफ देना होगा। जिससे पहले वाला आर्टिकल था कि हाँ जैसे कोई गिल्टी पाए जाते हैं तो वो पकड़े गए तो वो ऐसे प्रूव कर देते हैं कि हाँ हमारे इनकम के अलावा हमारे और भी बिजनेस है, फैमिली में और भी काम करते हैं, तो जिस वजह से वो बच जाते हैं और उनको जो भी टैक्सेस होते हैं वो पे नहीं करना होता है या और वो करप्शन से नहीं होते। बट इस आर्टिकल में ये भी बोला गया कि हाँ जो भी पब्लिक सर्वेंट है अगर वो अपना प्रूफ नहीं देते हैं तो उसको करप्शन में इन्वॉल्व पाया जाएगा। तो काफी क्रिटिसिज्म वाली बात है कि हाँ एक बार प्रूव करना। सपोज कीजिए अगर पहले से ये अपने डॉक्यूमेंट्स को शो करते हैं कि हमारे पास ये भी सोर्स ऑफ इनकम है, हमारे पास ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट हमारे जो भी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं, जो भी वो इस तरह का दर है, हमारे फैमिली मेंबर्स ये वर्क करते हैं दिस दैट, तो उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ जाएगा, वो उस पर टैक्सेस पे करना, उससे वो बचना चाहते हैं, जिससे और क्योंकि जो भी वो तो पैसा करप्शन थ्रू आया हुआ है, जो भी मनी है, जो भी एसेट्स हैं, तो उसको नहीं कर सकते हैं, बाद में पकड़े जाने पर ही बताते हैं। ये जो बिल है जो भी अमेंडमेंट हुआ राज्यसभा से पास होता है तो ये वर्ष और भी हो जाएगा, क्योंकि इनका जो भी ऑनेस्ट पब्लिक ऑफिसर है उनका डिसीजन एक नेता ले रहा है, एक पॉलिटिशियन ले रहा है, ना कि एक गवर्नमेंट बॉडी और एम्प्लॉय उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है, जबकि इंक्वायरी से पहले ही उनको सैंक्शन कर दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि विंटर सेशन के बाद बजट आने वाला है और उसके बाद ये बिल आई होप कि पास हो सकता है। आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा तो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।